Good morning, students. In our previous video, Framing of Constitution and its Features, Part 3, we talked about basic features of our Constitution, and till previous part, we had discussed some features till parliamentary systems. Now, in this video, we will talk about the remaining features of our constitution. So let's start. Independent and impartial judiciary. In our India, all courts is a small part of judiciary, like Supreme Court, High Court, District Court, etc. And these all courts are independent, means लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ये दोनों ही गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जुडिशरी के किसी भी कार्य को कंट्रोल नहीं कर सकते या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकते हैं. सो दे गिव द एनी जजमेंट इम्पार्शियल्स मीन्स विदाउट पार्शियलिटी. सो जुडिशरी गिव्स हर जजमेंट विदाउट एनी पार्शियलिटी. And in our country, Supreme Court is the topmost court at country level. After it, High Court at state level, District Court at district level. So all these courts are in hierarchical form. And judgment of Supreme Court is binding to all other courts. मीन्स हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट उसके अंडर में आने वाली जो भी हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो मैरिज कोर्ट्स, डिवोर्स कोर्ट, ऑल अदर कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, इन सभी को उसके जजमेंट मानने होते हैं कंपल्सरीली. इन आवर नेशन, इफ़ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट. सो वी कैन से दैट Supreme Court is the guardian and protector of the Constitution. Now we take next part, amendments in Constitution. So as we talk about the word amendment means changes in our first video, हमारे संविधान को बने हुए आज 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका है. इस बीच में हमने कई बार हमारे संविधान में परिवर्तन किया. जैसे 1976 में हमारी प्रेम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए. सो दीज ऑल चेंजेस इज नोन एज अमेंडमेंट्स. वी अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेनली 3 ways. फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट्स बाय सिंपल मेजोरिटी. अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं व क्लास रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में 2 स्टूडेंट खड़े हैं, अगर एक को 35 वोट व दूसरे को 25 वोट मिलते हैं तो यह सिंपल मेजॉरिटी है कि जिससे ज़्यादा वोट मिले वह सीआर होगा. यहाँ 35 कंपलसरी नहीं है, आधे से ज़्यादा वोट अगर किसी को 31 वोट भी मिलते हैं तो यह सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है. सेकंड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी. इस तरह के अमेंडमेंट्स में टोटल मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स की वोटिंग मेजॉरिटी आनी चाहिए. ऐसे हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था आपकी क्लास का, जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं तो उसके 2/3 कितने हुए, 40 स्टूडेंट्स, यानी 2/3 की मेजॉरिटी हमारे को मिलनी चाहिए. बट थर्ड वन इज इन यूनियन स्टेट रिलेशन अमेंडमेंट्स कैन बी डन बाय with special majority and concurrence not less than 50% of the states legislature. मीन्स अगर कोई सब्जेक्ट यूनियन व पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड हैं तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी के अलावा उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली की आधे से ज़्यादा मेंबर्स की सहमति होना चाहिए. जैसे आर्टिकल 370 जो हटाया गया था वह किस बेस पे हटाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की वोटिंग प्लस
पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर स्टेट की लेजिस्लेचर में जब उससे सिंपल मेजोरिटी से उस लॉ को पास किया गया तब आर्टिकल 370 हटा था। तो इसलिए अगर कोई स्पेशल जो कि यूनियन स्टेट से रिलेटेड हैं, अगर कोई अमेंडमेंट्स और उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट जैसे आर्टिकल 370 हटा, तो इसके लिए पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर की मोर देन हाफ पर्सन्स की कंसेंस होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है, इफ़ अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू इंटर स्टेट मीन्स बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, then decision taken by Supreme Court. But when Supreme Court is also involved and it cannot be give proper judgment, then consonance of more than half state is required. एग्जाम्पल हम जीएसटी का ले सकते हैं कि जो जीएसटी लॉ पास हुआ था वह लॉ इसी बेस पे पास हुआ था कि उसमें आधे से ज़्यादा स्टेट्स ने अपना कंसर्नेशन दिया था। सो वी सी हियर दैट वी कैन नॉट चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अदर साइड अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी। सो वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल और इन कंसेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। व्हाट इज एडल्ट सफरेज? एडल्ट सफरेज मीन्स एनी इंडियन सिटीजन हु इज 18 years एज और अबव एज राइट टू वोट विद नो एनी डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज एडल्ट सफरेज। मतलब हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र को कवर कर चुका है, पूरा कर चुका है, या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, यही एडल्ट सफरेज कहलाता है। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सेकुलर नेशन एंड पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स reside here. So according to constitution we cannot discriminate any citizen on the basis of religion, and we know that all persons are equal to, so no any citizen can be special right or no any citizen can be deprived here, and our nation remains impartial in respect of all religion and citizens can follow any religions. Next, judicial review. So judicial review, it is the main features of our constitutions because working of union and state government administered or controlled by judiciary or Supreme Court, and it is called the judicial review. And if work, then it can stopped, and if the court find any fault in the government work, then it can stop it by declaring them unconstitutional. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने जुडिशल रिव्यू में लगता है कि सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया गया है वह अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, या अगर कोई लॉ बनाया गया है वह अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उस लॉ को वहीं बैन कर सकती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़। So fundamental rights are given to people by constitution to live a dignified life, but we have also some duties to overall development of our nation. We have 6 rights for all citizens, but right to constitutional remedies is the main and most important right, and in our country
all children between 6 to 14 years have the right to education. By this right, all children come under this age group can gain free and compulsory education. Directive principles of state policies. So protection of people's security and welfare, these all are the duties of any individual state, and all these directive principles gives the guidance and direction for particular state government to fulfill such policies. सो किसी भी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी, उनका वेलफेयर उसी पर्टिकुलर स्टेट की ड्यूटी बनती है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं हमारी स्टेट पॉलिसी के, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उस पर्टिकुलर स्टेट को गाइडेंस देते हैं या डायरेक्शन देते हैं कि वह किस तरह की अपनी पॉलिसी बनाएं जिसके के द्वारा उसके अंदर रहने वाले सिटीजन्स का वेलफेयर हो सके। नाउ 14th एंड लास्ट फीचर्स, प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड tribes. So to uplift and develop of backward sections and merge them in mainstreams, some special provisions or rules are in our constitution, and all these provisions are called shielding or protective policies for them. Like reserved seats are allocated in legislature and local self-government bodies, reservation in government job, scholarship in educations. So these are the facility as given to backward sections for uplift them. So our this lesson is over with this, and thank you all of you.